हेलो एवरीवन, वेलकम टू राइट नॉलेज एजुकेशन। स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर। सोशल साइंस में स्टैंडर्ड 9th का फर्स्ट चैप्टर आज हम एक्सप्लेनेशन देखेंगे। हियर यू कैन सी चैप्टर का नाम है राइज ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया, यानी कि भारत के अंदर ब्रिटिशों का रूल कैसे स्टार्ट। यहाँ पे हम सब कुछ देखेंगे, सिर्फ ब्रिटिश रूल नहीं, ब्रिटिश कैसे भारत में आए, ब्रिटिश आए थे कि उसके पहले और कोई भी आए थे, वो सब भी आपको ये चैप्टर में देखने को मिलेगा। यहाँ पे पहले इंट्रोडक्शन दिया है कि भारत आज से नहीं, एंशिएंट टाइम से ही उसकी पोजीशन इनकम्पेरेबल रही है, यानी कि दूसरे देश से कंपेयर करना बनता ही नहीं है। आज नहीं, एंशिएंट टाइम से, क्योंकि भारत उस टाइम से ही इकोनॉमिकल, कल्चरल और रिलीजियस के तौर पे इनहेरिटेंस और प्रॉस्पेरियस हुआ करता था। अब भारत की ये इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी देखते हुए बहुत सारे देश के लोग भारत में आते थे और भारत की चीज़ों की डिमांड भी उतनी थी वर्ल्ड में, जैसे कि स्पाइसेस हो गए, मुस्लिन हो गया, सिल्क ट्यूथ हो गए, इंडिगो हो गया, ठीक है। ये सब चीज़ें भारत की यूरोपियन कंट्रीज में बहुत सारी चीज़ें बेची जाती थी और वो लोग भारत में आते थे और चीज़ों को खरीदते भी थे। अब यूरोप और इंडिया के बीच में जो ट्रेड होता था तो वो उस टाइम पे लैंड एंड सी दोनों रूट से होता था। आगे हम देखेंगे कि लैंड रूट और इस रूट में क्या फिर दिक्कतें हुई। और ये रूट जो था, वो रूट एक सेंटर पार्ट हुआ करता था रूट में, जो था इस्तांबुल। इस्तांबुल का दूसरा नाम कॉन्स्टेंटिनोपल, जो कहाँ पे आया हुआ है, टर्की में आया हुआ है। अब उस टाइम पे एक हादसा होता है। होता क्या है, तो जो रूट आप यहाँ पे एक मैप देख रहे हैं, उस मैप के अंदर देखिए, जैसे कि यहाँ पे इंडिया है, यहाँ पे भारत है और यूरोपियन कंट्रीज पहले यहाँ से ये थोड़ा-सा सी रूट, फिर यहाँ पे ये जो सी है यानी कि कॉन्स्टेंटिनोपल, और यहाँ से फिर वापस सी लैंड रूट से होते हुए यहाँ सी रूट यूज़ करके भारत में आते थे। लेकिन हुआ क्या? तो उस टाइम पे जो तुर्किस्तान, उस टाइम पे जिसको हम तुर्कीस कहते थे, यानी कि मुस्लिमों का वो देश था, तो उन लोगों ने टर्की के ऊपर हमला किया और कॉन्स्टेंटिनोपल को अब अपने कब्जे में कर लिया। और वो ईयर था 1453। तो 1453 में क्या हुआ, कॉन्कर्ड कॉन्स्टेंटिनोपल बाय तुर्किश मुस्लिम, एंड दैट्स व्हाई यहाँ से आने वाला रास्ता क्या हो गया, बंद हो गया। अब ये रास्ता जो है वो यूरोपियन सभी कंट्री यूज करते थे, तो ये रास्ता बंद हो गया, तो ऑब्वियसली भारत से चीजें यूरोप जाना क्या हो गई, बंद हो गई। और वो ऐसी चीजें थी जो डेली लाइफ में यूज किया करते थे लोग, तो उन चीजों की डिमांड वहां पे बढ़ती गई। और खास करके तो इंडिया के स्पाइसेस की बगैर, और वो हमारे जो मसाले हैं, वो चीज़ें उन लोगों वो ज़्यादातर नॉन वेजिटेरियन थिंग्स ज़्यादा खाते हैं। तो उन चीज़ों को प्रिज़र्व करने के लिए स्पाइसेस ज़्यादा यूज़ होता है। तो वो चीज़ें उनको मिलना बंद हो गई और उसी वजह से उन लोगों को ज़रूरत पड़ी कि भई एक रास्ता बंद हो गया, तो अब दूसरा रास्ता ढूँढना पड़ेगा। तो इसीलिए उन्होंने फाइंड करना शुरू किया एक नया रास्ता, कि भई एक ही रास्ता तो नहीं हो सकता है, ट्राई करो, दूसरे रास्ते भी होंगे। तो जियोग्राफिकल जो डाइवर्सिटी सॉरी उस टाइम पे डिस्कवरीज़ स्टार्ट होती है भारत के अंदर आने की। तो अब यूरोपियन कंट्रीज़ ये वाले रास्ते से तो नहीं आ पाएँगे। तो उन्होंने सोचा कि भई अगर हम इस तरह से घूम के नीचे से अफ्रीका होते हुए जाएँ, तो हम पहुँच सकते हैं कि नहीं? तो इसके पीछे आपको याद रखनी है 4 स्टोरियाँ। पहले पहले तो उस टाइम पे जो पोर्टुगल कंट्री है, तो पोर्टुगल कंट्री में एक राजा हुआ करते थे, पोर्टुगीज़ किंग, जिस किंग का नाम था प्रिंस हेनरी। प्रिंस हेनरी ने अनाउंस कर दिया अपने राज्य के अंदर कि भई अपने को भारत के मसाले चाहिए, स्पाइसेस चाहिए। जो व्यक्ति जा सकता है वो जाए और उसको लेके आए। उसको मैं मुँह माँगा इनाम दूँगा। बहुत सारे सेलर ट्राई करना चाहते थे, लेकिन सबको एक डर था कि समुद्र के रास्ते अगर जाएँगे और रास्ता भटक गए, तो समुद्र तो बहुत बड़ा है और रास्ता भटक गए, तो हमें बहुत सारी दिक्कतें हो सकती है, खाने-पीने की कमी हो सकती है, जिसके कारण भी हम मर सकते हैं। तो बहुत सारों ने ट्राई किया, बहुत सारों ने कोशिश की, लेकिन वन बाय वन हम समझेंगे। तो सबसे पहले उस टाइम पे प्रिंस हेनरी ने तो अनाउंस कर लिया, सबसे पहले निकलते हैं बार्थोलोम्यू डायस। बार्थोलोम्यू डायस भाई साहब निकले, लेकिन बार्थोलोम्यू डायस ने क्या किया, वो यहाँ से निकलते हैं और निकलते-निकलते यहाँ पे आखिरी जो हिस्सा है, ये जो साउथ अफ्रीका का आखिरी लैंड पार्ट जो है, अब हम याद रखेंगे, आपने प्रीवियस स्टैंडर्ड में सीखा होगा कि जो ज़मीन का हिस्सा होता है ना, जो लैंड का एरिया, जो पानी को टच होता है और आखिरी हिस्से को हम कैप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैप। तो ये कैप है, यहाँ पे आके बार्थोलोम्यू डायस भाई साहब रुक जाते हैं। अब उनको यहाँ से सूझा नहीं कि इस साइड जाए भारत तो आएगा, कि इस साइड जाएँगे तो भारत आएगा। तो उसने एक आधा रास्ता डिस्कवर कर लिया। किसकी बात हो रही है? बार्थोलोम्यू डायस। उसने फाउंड किया केप ऑफ गुड होप। अब ये बार्थोलोम्यू डायस की कहानी ऐसी है कि बार्थोलोम्यू डायस निकलते हैं यूरोप के इन रास्तों से और केप ऑफ गुड होप इसका नाम शायद इसलिए रखा होगा क्योंकि आखिरी हिस्सा इसलिए केप कहा गया। गुड होप यानी कि एक
आशा कि यहाँ से एक होप मिल सकती है कि यहाँ से अगर हम आगे जाएँगे तो भारत आ सकता है। तो इसीलिए इसका नाम केप ऑफ गुड होप रखा। वो सब वापिस आ जाते हैं और वापिस आते ही तो जो स्पेन के किंग थे, उसने एक व्यक्ति को भेजा जिसका नाम था क्रिस्टोफर कोलंबस। क्रिस्टोफर कोलंबस भी यही रास्ते से जाते हैं, लेकिन क्रिस्टोफर कोलंबस से एक गलती होती है। क्रिस्टोफर कोलंबस आते हैं इसी रास्ते से, यहाँ पे आके उनको ये नहीं पता था कि कौन-सी डायरेक्शन में जाना है। अब आपको डायरेक्शन का थोड़ा नॉलेज हो, आपको पता चल जाएगा कि कौन-सी डायरेक्शन में जाना होता है, कौन-सी डायरेक्शन में नहीं जाना होता है। तो उस भाई साहब ने ये आखिरी वाले हिस्से से आए ना, तब उनको इतना पता था कि भई हम जो यूरोपियन पीपल है, वो थोड़े से रंग के गोरे हैं और इंडियन पीपल है, जो रंग के थोड़े सांवले हैं या काले हैं। तो उन्होंने इस साइड ये रूट यूज़ किया, यहाँ तक आ गए। अब उनको जाना था ईस्ट साइड, यानी कि इस डायरेक्शन में जाते तो यहाँ पे होते हुए भारत आ जाता। लेकिन उन्होंने गलती की और चले गए वेस्ट साइड। अब वेस्ट साइड हम जाएँगे तो वर्ल्ड मैप में पता है, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका देखने को मिलेगा। तो उस टाइम पे इस तरह से जो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में एक हिस्सा है अटलांटिक ओशन में, जहाँ पे बहुत सारे आइलैंड हैं और उन आइलैंड पे जाके उन्होंने देखा, तो उनको यूरोपियन पीपल की कंपैरिज़न में थोड़े काले या सांवले लोग दिखे। तो उनको ऐसा लगा कि हाँ, तो भारत पहुँच गया। तो क्रिस्टोफर कोलंबस जो भाई साहब हैं, उन्होंने 1492 के अंदर पहुँचते हैं एक आइलैंड के ऊपर और फिर जब तक वो अपनी लाइफ जीते हैं, तब तक उसको भारत ही मानते हैं कि भई मैंने तो भारत के लोग देखे थे, वो तो सांवले होते हैं और यहाँ पे सांवले, काले वेस्ट इंडीज़ के पीपल जो हैं, वो ऐसे ही है। तो उन्होंने देखा और उनको ऐसा लगा, तो वो जब तक जीते हैं, तब तक उसको इंडिया मान के ही वहीं पे जीते हैं और ये आया हुआ है अटलांटिक ओशन में। अब ये कोलंबस भाई साहब जो थे ना, उनको गलत साबित करने के लिए एक व्यक्ति निकलता है जिसका नाम था अमेरिगो वेस्पुच। याद रखेंगे, एक व्यक्ति अमेरिगो वेस्पुच है, जिन्होंने भी इसी रास्ते को फ़ॉलो किया और वो ये आइलैंड पे पहुँचते हैं, फिर उनको थोड़ा-सा नॉलेज था आस-पास की जगहों का कि भई यहाँ पे तो अलग ही है देश, ये इंडिया नहीं है। तब उन्होंने इस जो प्लेनेट या तो ये जो कॉन्टिनेंट है उसका नाम रखा अमेरिका। तो अमेरिगो वेस्पुची ने क्लासिफाई किया कि भाई साहब वास्को द गामा आप जहाँ पे पहुँचे वो भारत नहीं है, वो तो अमेरिका है, वो तो आइलैंड है। तो उस टाइम से ही फिर पता चला कि अभी भी भारत का रास्ता मिला नहीं है और अमेरिगो वेस्पुची ने डिक्लेयर किया कि ये इंडिया नहीं बल्कि अमेरिका का हिस्सा है। अब आखिरी व्यक्ति जो निकलने वाला है, जिसका नाम था वास्को द गामा। पोर्टुगीज़ सेलर ह यानी कि पोर्टुगल से ही वो अपना जहाज़ लेके निकलता है और वास्को द गामा ने आधा रास्ता तो देखा था, केप ऑफ गुड होप तक सब आ गए थे। अब उनको पता था कि वेस्ट साइड जाएँगे तो वही आएगा कौन-सा वेस्ट इंडीज़। अब उनको ईस्ट साइड जाना था, तो उन्होंने ईस्ट साइड का डायरेक्शन लिया और हमारे कुछ भारतीय सेलरों की मदद होते हुए वो भारत में पहुँचते हैं 1498 एडी के अंदर और फाइनली वो भारत के कौन से हिस्से में पहुँचते हैं तो कैलीकट के अंदर। याद रखेंगे, कैलीकट के अंदर उस टाइम पे एक राजा थे, उस राजा का नाम था जामोरिन, दूसरा नाम शायद यहाँ पे दिया नहीं है, सामुद्रिक भी उसको कहते थे। तो किंग का नाम था जामोरिन, उसको पता चलता है कि भई विदेशों से व्यापार करने के लिए यूरोपियन पीपल आए हैं, तो वो उनका स्वागत करते हैं कि भई आइए हमारे देश में व्यापार कीजिए, क्योंकि जो व्यापारी वहाँ जाएगा, तो वहाँ के राजा को भी कुछ न कुछ फ़ायदा देखने को मिलेगा। तो फिर तब से जामोरिन ने सभी लोगों के लिए अपने डोर ओपन कर दिए कि भी जो भी व्यक्ति भारत में आके व्यापार करना चाहता है यूरोप से, वो भारत में आके व्यापार कर सकता है। तो इस तरह से आपको पहला क्वेश्चन पूछा जाए कि हू डिस्कवर्ड द सी रूट फ्रॉम यूरोप टू इंडिया? तो यूरोपियन कंट्री से इंडिया आने का जो सी रूट किसने फाइंड किया था? वास्को द गामा भाई साहब ने। अब वास्को द गामा आ चुका है, तो यूरोपियन पीपलों को भारत की चीज़ें मिलना क्या हो गई है? शुरू हो गई है। अब यूरोपियन के साथ-साथ आस-पास के दूसरे देश के लोग भी भारत में आएँगे। तो एक तो पहले सबसे पहले कौन आए थे? पोर्टुगल के पोर्टुगीज़। तो पोर्टुगीज़ भारत में आ चुके हैं और पोर्टुगीज़ों ने उस टाइम की हमारे कुछ सेवरल टेरिटरीज़ है, जहाँ पे बहुत खतरनाक कंट्रोल करने लगे। यानी कि व्यापार तो कर रहे थे, लेकिन चीज़ों को भी अपने हाथों में कंट्रोल करने लगे। वहाँ के एडमिनिस्ट्रेटिव जो भी स्टेप्स थे, वो भी वो खुद ही डिसीज़न लेने लगे। जैसे कि दीव हो गया, दमन हो गया, गोवा, कोची, लक्का एक्सेट्रा एंड पोर्टुगीज़ ट्रेड को देखते-देखते आसपास के देश हॉलैंड से कौन से पीपल आते हैं? डच आते हैं। डेनिश पीपल कहाँ से आए थे? डेनमार्क से आए थे और इन्हीं लोगों को देखते हुए इंग्लिश पीपल यानी कि ब्रिटिश आते हैं इंग्लैंड से। लेकिन ब्रिटिशर डायरेक्ट नहीं आते। इन सब का व्यापार देख रहे थे, तो उनको लग रहा था कि हाँ, यहाँ अगर ट्रेडिंग किया जाएगा, तो हमें फ़ायदा होगा।
लेकिन हम डायरेक्ट फायदा नहीं उठाएंगे, उस फायदे को हमारी जो राजा क्वीन वहां पे जो रूल कर रहे हैं उनको भी देंगे। इसलिए उस टाइम पे एक क्वीन वहां पे रूल करती थी जिनका नाम था एलिजाबेथ। तो एलिजाबेथ ने डिसाइड किया भाई डायरेक्ट कोई व्यापारी नहीं जाएगा, एक काम करो यहाँ पे कंपनी बनाते हैं। जैसे अभी आप देखते हैं कि ऑनलाइन हम कोई चीज मंगवाते हैं तो अमेजोन आपको चीजों को डिलीवर करने के लिए एक मीडिएटर का काम करता है। तो उसी तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टेब्लिश होती है इंग्लैंड के ही अंदर। 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी क्या होती है, एस्टेब्लिश होती है। आपको पूछा जाए कि व्हेन वाज ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टेब्लिश, तो आंसर आएगा 1600। एलिजाबेथ ने परमिशन दी कि हाँ कंपनी बनाओ। कंपनी में एक व्यापारी जितने भी लोग जुड़ना चाहते हैं वो यहाँ पे कंपनी के थ्रू व्यापार करेंगे, डायरेक्ट कोई व्यापार करेगा नहीं। तो इंग्लैंड से कौन सी कंपनी एस्टेब्लिश हुई, ईस्ट इंडिया कंपनी, वो भारत आती है। और अब भारत में जब आती है तो अब भारत में सबसे पहले वो कहाँ पे आती है, सूरत के अंदर। भारत के सूरत, अपने गुजरात के अंदर जो सूरत है उस टाइम पे इंटरनेशनल पोर्ट के तौर पे भी जाना जाता था। यहाँ पे भारत में सूरत में आते हैं इस तरह से। एंड उस टाइम पे उनका कैप्टन कैप्टन यानी कि जो जहाज चला के आया था, जैसे कि पोर्टुगीजों का जहाज चला के कौन आया था, वास्को डी गामा। उसी तरह से ब्रिटिश जब आए भारत में, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो जहाज है वो कैप्टन विलियम जो है वो लेके आए थे, विलियम हॉकी। कैप्टन जो थे उनका नाम था विलियम हॉकिन, जो सूरत में आते हैं। और उस टाइम पे सूरत और उन आसपास की जगहों पे किसका कब्जा था, ऑब्वियसली हमने देखा ना, दीव दमन। तो ये जो एरिया है वो किसकी कंट्रोल में होगा, पोर्टुगीज की कंट्रोल में होगा। तो भी उन लोगों ने ट्राई किया लेकिन उस टाइम पे उनका व्यापार यहाँ पे ठीक तरह से जमा नहीं, और उन लोगों को परमिशन लेनी पड़ी। तो उस टाइम पे परमिशन लेने के लिए मुगल एम्परर यानी कि मुगल राजा जिसका नाम था जहांगीर, क्या नाम था, जहांगीर। अब जहांगीर ने ब्रिटिशरों को व्यापार करने के लिए परमिशन, लेकिन बोला यहाँ मत करो, क्या कोई नई जगह ढूंढो वहां पे अपना वर्चस्व बढ़ाओ। तो उन्होंने फर्स्ट अपना ट्रेड सेंटर कहाँ पे एस्टेब्लिश किया, ट्रेड सेंटर को हम कोठी भी कहेंगे। तो सूरत के आसपास ही जो एरिया था वहां पे 1613 में एस्टेब्लिश करते हैं अपनी पहली फर्स्ट सेंटर, ट्रेडिंग सेंटर। और फिर सूरत से भरूच, अहमदाबाद, इसी तरह से वो स्प्रेड होता रहता है। अब इसी तरह से स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस उनको दिखती है कहाँ पे, मराठा यानी कि महाराष्ट्र के अंदर जो मराठास है वो अपने रीजनों में इस तरह से सभी लोगों को व्यापार या वो सब चीजें नहीं करने देते हैं। तो उनका एक्सपांशन वहां पे रुक जाता है, यानी गुजरात के आसपास के एरिया तक रहते हैं, महाराष्ट्र के आसपास के एरिया तक नहीं जा पाते। तो उन्होंने डिसाइड किया कि हम जाएंगे साउथ ईस्ट डायरेक्शन की एरियाओं के अंदर। तो वो पहुंच जाते हैं मसूलीपट्टनम और अपना सेंटर वहां पे भी एस्टेब्लिश करते हैं जो आंध्र प्रदेश के आसपास का एरिया है। सेंट जॉर्ज चेन्नई के अंदर, फोर्ट विलियम कोलकाता, और मुंबई को बनाते हैं अपना हेडक्वार्टर 1687 में, कि भाई मुंबई हमारा हेडक्वार्टर रहेगा। मेन जो भी सामान वहीवट जो भी करना है वो कहाँ से किया जाएगा, मुंबई से किया जाएगा। अब ईस्ट इंडिया कंपनी आपको पता है कॉपी पेस्ट, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी बनी है उसी तरह से फ्रेंच पीपल भी भारत में व्यापार करना चाहते थे। उन्हें भी एक कंपनी बनाई जिसका नाम रखा फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। ये कब एस्टेब्लिश होती है, तो 68 ईयर बाद, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टेब्लिश हुई थी 1600 में। तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी कब एस्टेब्लिश हुई, 1668 के अंदर। इस तरह से फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो 1668 में एस्टेब्लिश हुई। उन्होंने भी साउथ के हिस्सों में कब्जा करने का सोचा, यानी कि वहां पे व्यापार करना सोचा, जैसे कि माहे, कराईकल, पौंडीचेरी, अभी जो हम पुडुचेरी जिसको बोलते हैं, चंद्रनगर, मसूलीपट्टनम। और 18 सेंचुरी के अंदर इंग्लिश और फ्रेंच दोनों एक दूसरे के कहीं ना कहीं कॉम्पिटिटर बन गए। और इस कंपटीशन में एक दूसरे के वो क्या करने लगे थे, लड़ने लगे। तो इस इन दोनों के बीच में एक झगड़ा होता है, जिस झगड़े के अंदर जो कर्नाटक के आसपास के एरियाओं के अंदर व्यापार करने के लिए हुआ था, इसीलिए इसको कर्नाटक वॉर कहा गया है। 1746 टू 1763। कितने कर्नाटक वॉर हुए थे, 3। इसमें फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से कहीं ना कहीं क्या हो जाती है, हार जाती है। इसलिए फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का डोमिनियन है वो ज्यादा जगहों तक रहता नहीं है, तो वो लिमिटेड बन जाते हैं। अब ब्रिटिश जो थे वो स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बना रहे थे अपना, फ्रेंचों को हरा दिया। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपने आप को स्प्रेड करती है। अब फ्रेंच हार गए हैं तो फ्रेंच अब सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे अपना व्यापार कर पाएंगे, ये जो माहे, कराईकल, पुडुचेरी और चंद्रनगर के आसपास के एरिया। पोर्टुगीजों को भी लिमिटेड प्लेसेस पे व्यापार करने के लिए मजबूर कर दिया, जैसे कि दीव, दमन, गोवा। और फ्रेंच भी चंद्रनगर, माहे, कराईकल और पुडुचेरी। और मीनवाइल डच तो पूरा ये सब व्यापार व्यापार छोड़ के चले गए थे, क्योंकि उनको बहुत खतरनाक कंपटीशन दिख रहा था कि ब्रिटिशर जो है वो किसी को व्यापार करने देंगे नहीं।
अब स्टार्ट होने वाला है ब्रिटिश गवर्नमेंट यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, दीवानी पावर। अब वो कहीं ना कहीं सिर्फ एक व्यापारी नहीं रहेंगे, एक रूलर बनने वाले हैं। उसके लिए एक बैटल के बारे में यहाँ समझाया है जिसका नाम है बैटल ऑफ प्लेसी। पहले समझ लेते हैं कि बैटल ऑफ प्लेसी हुई या थी क्या। तो ये बैटल नहीं हुई थी, उसके पहले यहाँ पे बात हो रही है बंगाल प्रोविंस की। कौन से प्रोविंस की बात हो रही है? तो बंगाल। अब बंगाल उस टाइम का सबसे बड़ा प्रोविंस था और ऑब्वियसली जहाँ पे बड़ा प्रोविंस पॉपुलेशन ज्यादा होगी तो वहाँ व्यापार करना बहुत ही फायदेकारक होगा। तो ब्रिटिशरों ने बंगाल के अंदर पहले के टाइम पे चलता था नवाब रूल। तो उस टाइम पे जितने भी नवाब बंगाल में आते थे यानी कि जो अक्सर नवाब बनते रहते थे उन सबको वो एनुअली पे किया करते थे टैक्सेस। अब उस टाइम पे एक नवाब चेंज होके आता है जिसका नाम था सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला जो है वो नए-नए नवाब बनते हैं और उनको ब्रिटिशरों के बारे में उतना आइडिया नहीं था। हालाँकि ब्रिटिशरों को भी उनके बारे में उतना आइडिया नहीं था। अब दोनों के बीच में कहीं न कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। हुआ क्या? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को नॉमिनल रेट के तौर पे टैक्स पे करते थे और व्यापार करने की छूट थी। लेकिन उन्होंने ब्रिटिशर उस टाइम पे कर रहे थे अपने फोर्ट को फोर्टिस। तो फोर्ट्रेस यानी कि अपने फोर्ट होंगे उसको बिल्ड करना, या तो बिल्डिंग बड़ी बनाना या तो अपनी जो ट्रेडिंग सेक्टर है उसको एक्सपांड करना। अब ये बात पता चल गई सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला निकले होंगे बंगाल के अंदर कभी घूमने के लिए और उनको दिखा कि भाई ये इतना बड़ा किला कौन बना रहा है। तो उनको पता चला कि ये तो ब्रिटिशर बना रहे हैं। तो उस टाइम पे उनका जो सेंटर, ब्रिटिशरों का सेंटर कोलकाता जो था, उसके ऊपर सिराजुद्दौला ने अपने सैनिकों को भेजा कि भाई बंद कराओ ये। मेरे पास तो कोई परमिशन ली नहीं इन लोगों ने। तो प्रीटेक्स सिक्योरिटी के रीजन की वजह से यहाँ पे नवाब ने उन लोगों को परमिशन नहीं दी कि भाई यहाँ कोई व्यापार नहीं होगा, आप मेरे पास आओ, मुझे मिलो। सभी डील्स फिर से होगी। और सिराजुद्दौला ने क्या कर दिया, वो पूरा किला पहले तो तोड़ दिया कि आपने मेरी परमिशन नहीं ली है, किला-विला बना रहे हो, बंद करो। तो फोर्ट्रेस जो है वो उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं नवाब और उनके सैनिक। और ये बात अंग्रेज़ों को उस टाइम पे पता चलती है मद्रास, चेन्नई जो उनके व्यापार के ट्रेड सेंटर है, तो वहाँ पे ब्रिटिशों को पता चलता है कि ऐसा कुछ हुआ है। तो उस टाइम पे ब्रिटिशर तो फ्रेंच को हरा दिया है, पोर्तुगीज़ों को कहीं न कहीं साइड में कर दिया है। उनके अंदर थोड़ा ईगो एटीट्यूड आ गया था। तो उन्होंने अपनी छोटी-सी आर्मी बनाई और कंपनी की आर्मी पहुँचती है और उस टाइम पे कंपनी की आर्मी के हेड बनाया रॉबर्ट क्लाइव को। रॉबर्ट क्लाइव को जनरल बनाया कि ये आर्मी तू लेके जा और बंगाल पहुँचो और बंगाल के अंदर हमारे जो ये फोर्ट्रेस डिस्ट्रॉय किए हैं, वहाँ जाके उनके ऊपर हमला करो। अब जब कोलकाता पहुँचते हैं, इसके पीछे एक स्टोरी है कि बंगाल के अंदर जो फोर्ट्रेस है ना जो कोलकाता के अंदर, उसको सिराजुद्दौला ने तोड़ दिए। सिराजुद्दौला ने वहाँ पे एक रक्की रखा था, जिसका नाम था मानेकचंद। मानेकचंद उसका ट्रस्टवर्थी पर्सन था। उसको रखा कि भई यहाँ पे अंग्रेज़ आए ना, तो उनको मना कर देना कि यहाँ पे ट्रेडिंग सेंटर के तौर पे वो यहाँ पे व्यापार नहीं कर सकते। पहले नवाब को जाओ, मिलो, वहाँ पे ट्रीटी-विटी साइन करो, फिर यहाँ पे आना। लेकिन अंग्रेज़ जो रॉबर्ट क्लाइव जो था ना, वो अपनी आर्मी लेके पहुँचता है कोलकाता। तो वहाँ पे ट्रस्टवर्थी पर्सन जिसका नाम था मानेकचंद, वो मिलता है और मानेकचंद को कुछ ब्राइब यानी कि पैसे मिल जाते हैं, रिश्वत मिल जाती है और रिश्वत के तौर पे वो उनको कोलकाता सौंप देता है कि भई मौज करो, मेरे को तो पैसे मिल गए, मैं तो गायब हो जाऊँगा, नवाब देखेगा अब आगे की जो भी चीज़ें हैं। तो ये बात जब पता चलती है कि इसको सिराजुद्दौला को कि भई इन्होंने फिर से कोलकाता वाला जो फोर्ट्रेस है, उसको अपने कब्ज़े में कर लिया और फिर से काम चालू कर दिया है। तब यहाँ पे सिराजुद्दौला थोड़ा गुस्सा हो जाते हैं और डिसाइड करते हैं कि अब तो हमें लड़ना है, वॉर डिक्लेयर कर लेते हैं। और वॉर डिक्लेयर होता है, तो एक साइड होती है ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसके पास लिमिटेड आर्मी कुछ ही जो सैनिक थे और एक साइड बहुत बड़ा राजा यानी कि नवाब जिसका नाम था सिराजुद्दौला। तो कंपनी के लोगों को पता था कि डायरेक्ट तो हम सिराजुद्दौला को हरा नहीं सकते। इसीलिए उन्होंने क्या किया, कॉन्स्पिरेंसी वाज़ अ प्लान कि वे एक प्लान बनाते हैं कि उसके जो सैनिक होते हैं, उसका जो हेड कमांडर होता है, उसको हम फोड़ देते हैं, उसको हम हमारे कब्ज़े में कर लेते हैं, उसको थोड़ी-सी लालच दे देते हैं। तो नवाब का उस टाइम पे कमांडर हुआ करता था मीर जाफ़र। मीर जाफ़र को बुलाया गया, मीटिंग रखी गई और मीर जाफ़र को उस टाइम पे बोला गया कि अगर हम बैटल ऑफ प्लेसी यानी कि बैटल होने वाली है, वो बैटल में हम जीतते हैं और तू हमें साथ देता है, तो सिराज उद दौला के बाद तेरे को हम नवाब बना देंगे। और ऑब्वियसली कोई भी पर्सन होगा, वो इस झांसे में आ ही जाएगा कि भाई नवाब के बाद अपने को नवाब बनने को मिलेगा, तो ऑब्वियसली मैं साथ दूँगा। उसके साथ-साथ सिराजुद्दौला एक ऐसा नवाब था, जो अपने राज्य के कुछ जो बड़े व्यापारी जो थे, उनकी सुनता नहीं था। तो सेठ अमीचंद है, इन सब तो ऑलरेडी उसके खिलाफ थे ही। तो ये यहाँ पे सभी लोग ये जॉइन हो जाते हैं किसके साथ? ब्रिटिशरों के साथ कि ठीक है,
हम आपको मदद करेंगे। उन्होंने एक प्लान बनाया कि हम क्या करेंगे, ग्राउंड फील्ड जो बैटल फील्ड होगी, वहाँ पे हम सिराजुद्दौला जो है, उसकी आर्मी को अब कमांडर जो है वही सभी चीज़ें डायरेक्शन देगा ना कि भई यहाँ जाके लड़ो, इस तरह से लड़ो। तो कमांडर गलत वहाँ पे कमांड देगा कि ऐसे लड़ो ताकि पूरी आर्मी हार जाए और सिराजुद्दौला को कैप्चर पकड़ के कहीं और पे ले जाया जाएगा। और इस तरह से ये सब षड्यंत्र रचा जाता है और नेक्स्ट डे डिसाइड होता है कि कहाँ पे बैटल होने वाली है। तो बैटल होने वाली थी एक विलेज के अंदर और वो विलेज का नाम जो है वो ग्राउंड का नाम प्लेसी था। और ये जो बैटल ऑफ प्लेसी कब फाउट होती है 23 जून 1757। याद रखना, भारत में ये ऐसी बैटल है जिस बैटल के कारण ही ब्रिटिशरों ने 200-250 सालों तक रूल किया है। इसी बैटल से जीत के उन्होंने पहला जो उनके कब्जे में रूलिंग एरिया आया था। ये बैटल अगर ब्रिटिशर ना जीतते ना तो भारत के ऊपर वो रूल ना कर पाते। और ये बैटल प्लेसी जो है, बैटल ऑफ प्लेसी, वो प्लेसी नाम के जो बैटल फील्ड है वहाँ हुई थी, जो 38 किलोमीटर दूर मुर्शिदाबाद जो वेस्ट बंगाल में आया हुआ है, वहाँ से दूर है। अब बैटल होने वाली है। जैसा कि प्लान बनाया था ऐसा ही हुआ। मीर जाफर ने अपना प्लान ठीक तरह से निभाया और बैटल सिराजुद्दौला की आर्मी हार जाती है। सिराजुद्दौला हारा और फिर जैसे रॉबर्ट क्लाइव ने ट्रीटी यानी कि जो उस टाइम पे कहीं न कहीं समझौता किया था कि नवाब बनाया जाएगा। किसको नवाब बनाएँगे? मीर जाफ़र को। और जो वॉर 1, 2, 3 दिन चलना चाहिए, आधे दिन में समाप्त। आधे ही दिन में पूरी आर्मी को खत्म, हरा दिया। और फिर कंपनी ने किसको बनाया नवाब? मीर जाफ़र को, क्योंकि मीर जाफ़र ही वो व्यक्ति था जिसने आर्मी को गलत कमांड दिए और हरवाया था सिराजुद्दौला को। अब बंगाल के 24 परगना जो मीर जाफ़र खुश हो जाता है कि भई मैं नवाब बन गया हूँ, तो भाई शाम को थोड़ा लिटल-लिटल चढ़ा के 24 परगान दे देते हैं ब्रिटिशरों को कि भाई यहाँ पे तुम लोग फ्री होल्ड ओवर 24 परगान, यहाँ पे कोई टैक्स नहीं देना है। ये 24 हिस्से ऐसे हैं, 24 परगान मतलब डिस्ट्रिक्ट। फॉर एग्जाम्पल कोई स्टेट होता है, तो स्टेट के स्मॉल यूनिट को कहते हैं डिस्ट्रिक्ट। उस टाइम पे 24 परगान बंगाल के ब्रिटिशरों को सौंप दिए कि जाओ व्यापार करो, मौज करो। और इस तरह से यहाँ पे कंपनी का फाउंडेशन भारत के अंदर एस्टेब्लिश होता है। कौन सी बैटल से? बैटल ऑफ प्लेसी 1757। लेकिन कहानी यहाँ रुकती नहीं है। वो कहते हैं ना कि जैसा हमने किसी के साथ किया है, वैसा हमारे साथ होता भी है। तो बस मीर जाफ़र जो है ना, वो जैसे-जैसे टाइम बीतता जाता है, ऐसे-ऐसे वो एक नवाब था तो ऑब्वियसली एटीट्यूड तो वो आएगा। और ब्रिटिशर उतने लालची थे ना, ग्रीडी थे ना, कि वो जितना टैक्स कम भरना चाहे, वो ऐसी कोशिशें करते थे। और टैक्स ही एक ऐसी रेवेन्यू, टैक्स ही एक ऐसी इनकम थी जिसके कारण राज्य चल सकता था। तो नवाब को ये दिक्कत हो रही थी प्री टैक्स की वजह से। तो वो धीरे-धीरे ब्रिटिशरों के अगेंस्ट होता गया मीर जाफ़र। तो जैसे-जैसे अंग्रेज़ों को भी लगता गया कि भई तेरे को तो नवाब हमने बनाया है, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने डिसाइड किया कि भई नहीं, हमें तो और ज़्यादा पावर चाहिए, हम तो और ज़्यादा जगहों पे व्यापार करना चाहते हैं, तो अब तुझे हम एज़ अ नवाब नहीं रखेंगे। उसको डिथ्रोन किया जाता है, यानी कि थ्रोन से हटाया जाता है कि अब आप मीर जाफ़र, आप नवाब नहीं रहोगे। लेकिन मीर जाफ़र का सन इन लॉ मतलब दामाद, उसका नाम था मीर कासिम। मीर कासिम को बनाया जाता है नवाब ऑफ बेगा कि भई ये अब थोड़े बूढ़े-बूढ़े हो चुके हैं, इनको नहीं समझ आता है, तो एक गर्म खून है, तू अब सँभाल बंगाल को। और फिर से वही कि मीर कासिम भी थोड़ा रिजिड था, वो भी किसी की बात सुनने नहीं, अपनी बात रखने में मानता था। तो मीर जाफ़र से भी थोड़ा बेया गुज़रा था मीर कासिम, अंग्रेज़ों की बिल्कुल नहीं सुनता था। तो अंग्रेज़ों को लगा कि भई इसको भी हटाओ, लेकिन इसको कहीं न कहीं मारने की एक कोशिश की जाती है। तो मीर कासिम भी वहाँ से भाग जाता है और फिर से नवाब जो था वही आ जाता है मीर ज़फ़र। और ये जो आप देख रहे हो ना, नवाब भी होना और ब्रिटिशर भी रूल करना, दैट इज़ कॉल्ड द्विमुखी शासन। ठीक है? आगे हम देखेंगे कि द्विमुखी शासन किसको कहा जाता है। तो यहाँ पे मीर कासिम ने डिसाइड किया कि भई अंग्रेज़ों से मैं बदला लेना चाहता हूँ। क्योंकि अंग्रेज़ों ने मेरे को नवाब बनाया, मेरे ससुर को नवाब बना के हटाया, ये सब चीज़ें जो हो रही थी, तो उसके लिए मीर जाफ़र जो है, वो फिर से नवाब बनता है और मीर कासिम एक प्लान बनाता है कि मैं अपने 1-2 दोस्तों की मदद लूँगा और अंग्रेज़ों को हराऊँगा, मज़ा चखाऊँगा और पूरा बंगाल मेरे कब्ज़े में ले लूँगा। तो मीर कासिम क्या करता है, उस टाइम पे अवध के जो नवाब थे उनको मिलता है कि भई इस तरह से चीज़ है, आप मेरी मदद करो। एक और उनका जो दोस्त था जिसका नाम था शाह आलम, जो एक मुगल एम्परर था, तो मुगल एम्परर शाह आलम, अब 3 लोग मिल गए हैं
तीनों की जो आर्मी है वो एक साथ होके किसके अगेंस्ट लड़ेगी? ब्रिटिशरों के अगेंस्ट। तो कितनी? 3 अलायंस हो गई है। एक तो मीर कासिम, एक मीर कासिम, दूसरा नवाब ऑफ अवध और तीसरा मुगल एम्परर शाह आलम। इन तीनों ने डिसाइड किया कि ब्रिटिशरों के अगेंस्ट वॉर करना है। अब वॉर डिक्लेयर होता है और वॉर को कहा गया बैटल ऑफ बक्सर। क्या कहा गया? बैटल ऑफ बक्सर, जो हुई थी 22 अक्टूबर 1764। और ये बैटल भी यहाँ पे देखो, 3 लोगों की आर्मी के बावजूद भी ये फाइट कौन जीतता है? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। क्यों? मोटिवेशन। बोलते हैं ना कि जो एक जीत आपको बहुत सारी जीतों को जिता सकती है। तो ये जो बैटल ऑफ प्लेसी जीते थे ना, तो उनके अंदर वो मोटिवेशन था कि भाई बैटल ऑफ प्लेसी जीत सकते हैं तो बैटल ऑफ बक्सर क्या है? भले ही 3 राजा हो। तो इसी तरह से अब तीनों जगहों की राइट्स उनको मिल गए, यानी कि बैटल ऑफ बक्सर फिर से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जीतती और उनके पास आ जाते हैं दीवानी राइट। दीवानी राइट्स को हम बोलेंगे राइट टू कलेक्ट द रेवेन्यू, यानी कि वो जो जगह पे कलेक्ट कर सकते हैं रेवेन्यू, यानी कि पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव जो भी फंक्शन है वो वही डिसाइड करेगी, जैसे कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा। तो बैटल ऑफ बक्सर के बाद उनको कौन सी 3 जगहों पे राइट मिले? बंगाल, बिहार, उड़ीसा।